राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक बेवकूफ दूल्हे की, जो बेवकूफी भरी हरकतें करता है और लोगों को खुद पर हंसने के लिए मजबूर कर देता है। कहानी को पूरा जरूर सुनिए। एक गांव में नंदू नाम का एक मंद बुद्धि लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता बचपन से ही नहीं थे, तो अकेले उसकी माँ उसकी देखभाल करती थी। वो उल्टे सीधे काम करने के लिए बहुत ही बदनाम था। संयोग ये था कि उसकी शादी 5 साल की उम्र में ही हो गई थी। पुराने जमाने का समय था, तो शादी विवाह के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती थी। छोटी उम्र में ही शादी हो जाया करती थी। नंदू का विवाह भी जल्दी ही हो गया था, मगर गौना अभी बाकी था। अब जब नंदू काफी सयाना हो चुका था, तो जाहिर था कि लड़की भी सयानी हो चुकी होगी। एक दिन नंदू की माँ ने समझाया, बेटा तू अब अपनी नादानी छोड़ और ऊट पटांग का काम बंद कर दे। तू अब बच्चा नहीं रहा, तुझे बहू को लाने जल्दी ही ससुराल जाना है। नंदू माँ की बात सुनकर पहली बार उसे पता चला कि उसका कोई ससुराल भी है और उसका विवाह भी हो गया है। उसने माँ से पूछा, माँ कहाँ है मेरा ससुराल? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी माँ बोली, तू मूर्ख है, बता देती तो तू मुंह उठाए कभी भी चला जाता। अरे ससुराल जाने का एक सही वक्त होता है। वक्त आने पर तुझे सब बता दूंगी कि तुम्हारा ससुराल कहाँ है, मगर ये बात तुझे अभी नहीं बताऊंगी। तो नंदू बोला, अच्छा रहने दो, बाद में ही बता देना। अभी जानकर क्या ही करूंगा कि जाना कहाँ है, वक्त पर ही बता देना। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। नंदू की माँ बोली कि अब लगन के दिन शुरू हो गए हैं। हमने पंडित जी से पतरा भी दिखा लिया है। तुम्हें रविवार के दिन ससुराल जाना है और सोमवार को अपनी पत्नी की विदाई कराकर ले आना है। और कल ही रविवार है, तो तुम्हारे जाने की तैयारी आज से ही शुरू कर देती हूँ। वहाँ तुम्हें क्या क्या करना है सब आज शाम ही समझा दूंगी। शाम को माँ ने नंदू को बताया कि मैं तुम्हें रास्ते में खाने के लिए दही और चावल दे दूंगी। रास्ते में एकांत देखकर खा लेना। ऐसा ना हो कि कोई तुमसे पास आकर मांग ले। किसी दूसरे को मत देना, नहीं तो खुद भूखे रह जाओगे। और हाँ, ससुराल में जब पहुंचो तो सबसे पहले जो औरत दिखे समझ लेना कि वो ही तुम्हारी सास है। उसके पैर जरूर छू लेना। और रात में जो खाना मिले वो बहुत धीरे धीरे और शर्मा कर खाना। घर की तरह खाने के लिए लड़ने झगड़ने मत लगना। बहुत ज्यादा किसी से बात मत करना। अगर कोई कुछ पूछे तो हाँ और ना में ही उत्तर देना। बात करने से ही आदमी की पहचान होती है कि वो मूर्ख है या चालाक। तुम ऐसे भी कम अक्ल हो। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि लड़का मूर्ख है, तो बहू की विदाई तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। उस हाल में तुम शादीशुदा होकर भी कुंवारे ही रह जाओगे। लड़का जब नया नया ससुराल जाता है, तो पास पड़ोस की औरतें, लड़की की सहेलियां पहुना को गालियां सुनाती हैं, उससे मजाक भी करती हैं। उनसे लड़ने झगड़ने मत लगना। बदले में तुम गाली भी मत सुना देना, चुपचाप उनकी बात सुन लेना। तो नंदू बोला, माँ तुम ये क्या कह रही हो? वो मुझे गाली देंगी और मैं चुपचाप रह जाऊंगा? अरे मैं तो उनका मुंह नोच लूंगा, उनके बाल उखाड़ लूंगा। माँ बोली, अरे मूर्ख, सारा गुड़ गोबर कर देगा तू तो। अरे गाली सुनाना एक परंपरा है, एक रीति रिवाज है, उसे बुरा नहीं माना जाता। पहले मेरी बात ध्यान से सुन। तुझे पत्नी चाहिए कि नहीं? तो नंदू बोला, हाँ माँ पत्नी तो चाहिए। जब तुम्हें पत्नी चाहिए तो कोई भी इतनी आसानी से तुझे थोड़ी दे देगा। तुम्हें पहले जांचे परखे कि किसके साथ लड़की भेजना चाहिए कि नहीं, अच्छा है या बुरा। परखने के लिए औरतें गाली सुनाएंगी, कई तरीके से तंग करेंगी, तुम्हारा जूता चुराएंगी, ये सब कई तरह से तुम्हें परखेंगी। और तुम इन सब के बावजूद कुछ नहीं बोलोगे, तब तुम्हें जाकर तुम्हारी पत्नी मिलेगी। अब तुम खुद सोच लो कि पत्नी चाहिए कि नहीं चाहिए। नंदू बोला, माँ पत्नी लाना इतना मुश्किल काम होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। माँ बोली, अब जान गया ना, तो जो बताई हूँ उसमें से एक भी गलती कर दिया तो जिंदगी भर तुझे पत्नी नहीं मिलने वाली। अपनी सास से कोई एक नेक मांग लेना। तो नंदू बोला, ये नेक क्या होता है? नंदू की माँ बोली, मतलब कोई उपहार, कुछ खास उपहार तो ज्यादा दिन तक रहे, जिससे तुम्हारे ससुराल में मिला उपहार यादगार रहे। उस रात को दोनों माँ बेटे सो गए।
जब सुबह हुई तो माँ ने उसे झोले में दही और चावल बांध दिए और अपनी बहू के लिए नए कपड़े दे दिए और नंदू ससुराल के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह पर उसे एकांत दिखा तो उसे माँ की बात याद आ गई कि एकांत देखकर खाना खा लेना और इसमें किसी को कुछ नहीं देना। तो उसने देखा कि यहाँ तो बिल्कुल एकांत है, पास में एक कुआं भी है, डोर और बाल्टी भी रखी हुई है, इससे अच्छी जगह तो कोई मिल ही नहीं सकती। मगर उसे ख्याल आया कि दही और चावल खाने के लिए माँ ने थाली तो दी ही नहीं, अब मैं क्या करूं। उसने सोचा, उसको जो दही के साथ कुल्हड़ माँ ने दिया था उसे लगा कि क्यों ना मैं इसी में चावल मिलाकर खा लूं। कुल्हड़ एक मिट्टी का बर्तन होता है, छोटा, जिसका मुंह ऊपर से थोड़ा सकरा होता है। उसने कुल्हड़ में ही चावल डाल लिए और कुल्हड़ के पतले मुंह में चावल डालकर निकाल कर खाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसने अभी थोड़ा कुछ ही खाना खाया था कि तभी उसे गधे पर बैठकर आता हुआ एक धोबी दिखाई पड़ा। नंदू उसे आता हुआ देखकर काफी घबरा गया और सोचने लगा, लगता है ये हमारे गांव का छगन धोबी है, बड़ा ढीठ आदमी है, मुझसे छीन कर मेरा खाना जरूर खा लेगा। मुझे लग रहा है ये मेरे पास इसीलिए आ रहा है कि मेरा खाना खा सके, मगर इतनी जल्दी मैं इतना सारा चावल और दही खाऊं तो कैसे खाऊं। वो सोचने लगा कि क्या करूं। तभी उसकी उल्टी खोपड़ी काम कर गई। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने दोनों हाथ इसमें लगा दूं तो जल्दी जल्दी खा लूंगा। मगर जल्दी खाने के चक्कर में दोनों हाथ उसने कुल्हड़ में घुसा दिए। हाथ अंदर चले तो गए मगर निकल ही नहीं रहे थे, और निकले भी तो कैसे। उसने दोनों हाथ की मुट्ठी जोर से बांध रखी थी। तभी गधे पर बैठा आदमी सामने से निकल गया। वो कोई दूसरा आदमी था, वो छगन धोबी नहीं था। नंदू का मन शंका में फंस गया था। उसके दोनों हाथ कुल्हड़ के अंदर फंसे हुए थे। वो सोचने लगा कि अब क्या करूं, कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। तभी वहां से एक किसान की स्त्री गुजरी जो अपने पति को खेत पर खाना लेकर जा रही थी। वो हाथ में खाली डोलची ली हुई थी तो सोची कि इसमें कुएं से पानी पी लूं। वो कुएं के पास पहुंची तो वहां का नजारा देखकर हंसने लगी। तो नंदू बोला, बहन, मैं बुरा फंस गया हूँ और तुम हंस रही हो। अरे मेरा हाथ निकालने में मेरी मदद करो। तो वो स्त्री बोली, अरे बुद्धू, इसमें मदद की क्या जरूरत है, तुम अपना मुट्ठी ढीला करो और हाथ खींच लो। तो नंदू बोला, वो तो मैं कब से कर रहा हूँ पर मेरा हाथ ही नहीं निकल रहा है। तो वो स्त्री बोली, दूसरा उपाय भी मैं बता देती हूँ, परंतु तुम बताओ कि इसमें फंसे कैसे। नंदू बोला, बहन मत पूछो, इसमें कुछ गलती मेरी माँ की है और कुछ गलती मेरी है। माँ ने मुझे रास्ते में खाने के लिए दही और चावल दिए थे, लेकिन थाली देना भूल गई थी। तो वो स्त्री बोली, इसमें थाली की क्या जरूरत थी, चारों तरफ केले के बड़े बड़े पत्ते पड़े हैं, उसी पर रखकर खा लेते। अब ये बताओ कि तुम फंसे कैसे। नंदू बोला, वही तो बता रहा हूँ कि मेरे पास थाली नहीं थी, तो मैं इस कुल्हड़ में ही चावल को डालने लगा और उसमें दही को मिलाकर खाने लगा। तभी एक धोबी आता हुआ दिखाई दिया। मैंने समझा कि मेरे गांव का छगन धोबी है, बड़ा ढीठ है, मुझसे भोजन छीनकर खाने आ रहा है। तो सोचा कि वो मेरा दही और चावल भी खा जाएगा। अब वो नजदीक आ रहा था और चावल और दही ज्यादा था, एक हाथ से खाने में खत्म नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने दोनों हाथ लगा लिए और दोनों हाथ से खाने लगा। लेकिन जब दोनों हाथ अंदर गए तो फंस गए। आगे की हालात तुम खुद देख लो। वो स्त्री खूब जोर से हंसी और बोली, अरे इसमें फंसने वाली कौन सी बात है, तुम कोई ऊंचा स्थान देखकर कुल्हड़ को पटक दो तो वो फूट जाएगा। नंदू बोला, लेकिन मैं दही और चावल का नुकसान भी तो नहीं चाहता। तो वो स्त्री गुस्सा होकर बोली, तो फिर अपने सिर पर ही पटक लो, मूर्ख कहीं की। वो खाना और पानी लेकर वहां से अपने पति के पास चली गई। पीछे पीछे नंदू भी लग गया। नंदू को उपाय मिल गया था कि किसी के सिर पर पटक देता हूँ तो दही और चावल का नुकसान नहीं होगा। वो स्त्री के साथ साथ चलता हुआ चला गया। वो स्त्री के पति के पास पहुंचते ही उसके सिर पर उसने कुल्हड़ दे मारा। कुल्हड़ तो फूट गया, लेकिन स्त्री का पति घायल होकर वहीं गिर पड़ा। उस स्त्री ने देखा कि ये तो मेरा बताया हुआ नुस्खा मेरे ऊपर ही आजमा दिया, तो उसके पीछे लठ लेकर दौड़ पड़ी। नंदू किसी तरह वहां से जान बचाकर भागा। उसे अभी भी इस बात का अफसोस था
कि उस आदमी के शरीर पर बिखरे चावल और दही को वो नहीं खा सका। उसे लग रहा था कि उस स्त्री ने जानबूझकर उसे भगा दिया। चावल और दही वो खुद खाएगी, लालची और दुष्ट कहेगी। वो मन मसोस कर ससुराल के लिए चल पड़ा। जाते जाते उसे शाम हो गई। जब अपने ससुराल पहुंचा तो माँ की याद आ गई कि जो सबसे पहले स्त्री दिखेगी वो ही तुम्हारी सास होगी। दरवाजे पर उसकी स्त्री खड़ी थी। वो कभी अपनी स्त्री को उसने नहीं देखा था, तो तुरंत अपनी पत्नी के ही पैर छू लिए। वो स्त्री अभी नई लड़की थी। इस तरह किसी के पैर छूना उसे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वो पूछ बैठी कि आप कौन हो और कहाँ से आए हो। नंदू बोला कि मैं फला फला गांव से आया हूँ। वो समझ गई कि ये मेरे ससुराल से आया है और मेरा पति है, तो शर्मा कर घर के अंदर भाग गई और माँ से बताया कि दरवाजे पर कोई आया है। लड़की के माता पिता और भाई सब घर के बाहर आए और उन्होंने देखा ये तो नंदू है, शायद बेटी की विदाई के लिए आया है। 12 साल तक साला ना जाने कहाँ खोया हुआ था। कल ही बेटी की विदाई इसके साथ कर देंगे, नहीं तो ऐसे लफंगे का क्या भरोसा। अब गया तो लौटे या ना लौटे। हाथी के ऊपर जब तक कोचवा ना हो तो वो मदमस्त होकर घूमता रहता है, मगर जब महावत हाथी पर बैठा हो तो क्या मजाल कि हाथी अपना कदम आगे पीछे भी बढ़ा दे। नंदू का ससुर सोच रहा था कि बेटी इसे सीधा कर ही देगी, मदारी का बंदर बन जाएगा। अब की बार 12 साल पर आया है, लेकिन बेटी को इसके घर जाते ही साल में कई बार आएगा जाएगा। सबने मिलकर पहुना का स्वागत किया। माँ ने कहा था कि अपना मुंह मत खोलना, तो वो चुपचाप था। किसी भी बात का जवाब हाँ में और ना में दे रहा था। जब खाने की बारी आई तो आस पड़ोस की स्त्रियां और लड़की की सहेलियां नंदू को बहुत सी गालियां सुनाई, परंतु नंदू कुछ नहीं बोल रहा था। उसे माँ की बात याद आ रही थी कि बोल दिया तो पत्नी को खो दोगे। इधर ससुराल वाले समझ रहे थे कि लड़का बहुत सीधा साधा है। लड़के से कहीं ज्यादा लड़की तो बात बात पर लड़ने लगती है, मारपीट करने पर भी पीछे नहीं हटती। जो मर्जी आए वही काम करती है। उस काम को कभी नहीं करती जिसे माता पिता ने उसे करने को बताया हो। उसे टाल देती है। घर वाले उसकी इस आदत से काफी परेशान थे। अब ससुराल वालों को नंदू पर दया आ रही थी कि बेचारा सीधा साधा है, बेटी तो इसका जीना हराम कर देगी। खाने पीने के बाद नंदू सोने चला। साले ने उसे अपने पास सुलाया था। साले ने कमरे में एक लोहे का चिराग रखा था, जबकि नंदू के घर में एक मिट्टी की ढीबरी जलती थी। नंदू अपने जीवन में उसने कभी चिराग नहीं देखा था, तो चिराग को वो देखे जा रहा था। आखिरकार नंदू से जब नहीं रहा गया तो साले से पूछ ही लिया कि ये जो जल रहा है इसका नाम क्या है। साले ने बताया कि इसे ज्योति माता कहते हैं। नंदू ने सोच लिया कि उसे आगे क्या करना है। माँ ने कहा है कि कोई उपहार मांग लेना, और ये भी कहा है कि कुछ बोलना मत, तो बिना बोले कुछ मांगूंगा कैसे। बहुत सोच विचार किया कि ये ज्योति माता को ही मैं चुरा लेता हूँ। साला सो जाएगा तो इसे बाहर रखे पुआल में छुपा दूंगा। सुबह चुपके से अपने झोले में रख लूंगा और उसे लेकर गांव चला जाऊंगा। नंदू यही मन में सोच विचार कर रहा था कि दोनों सो गए। लेकिन नंदू के साले को नींद आ गई। उसका साला सो गया, लेकिन नंदू सोने का नाटक कर रहा था और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उसे ज्योति माता को चुराना भी था। जब साला सो गया तो चुपके से उसने चिराग को उठाया और पुआल में छुपाया। जलता चिराग थोड़ी देर में पुआल में आग लग गई। आग की लपटें उठते देख किसी ने शोर मचाया कि आग लग गई, आग लग गई। सभी लोग जागो और दौड़कर पानी लाओ और आग बुझाओ। कई लोग आग बुझाने में जुट गए। तब अपने साले के नजदीक जाकर बोला, साले साहब देखना कहीं हमारी ज्योति माता न जल जाए, हमने पुआल में छुपा दिया था। साला समझ गया कि ये सब कुछ किया कराया इसी साले मूर्ख का है, मगर किसी से कह दिया तो इसकी बड़ी हंसी होगी, इसलिए चुप ही रह गया। साला समझ गया कि पहुना मूर्ख है, लेकिन ठीक भी है। बहन इसे अंगुली पर नचाकर रखेगी। बहन यदि मन बढ़े तो इसका मूर्ख होना थोड़ा जरूरी था, वरना 1 मिनट में मारपीट की नौबत आ जाए। सुबह में ही नंदू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव आ गया। माँ को डर था कि नंदू के स्वभाव को देखकर लड़की के पिता अपनी बेटी की विदाई ना करें, मगर बहू को सही सलामत आते देख माँ और बेटे दोनों बहुत खुश थे।
अब वही बहू ससुराल में बहुत खुश थी क्योंकि नंदू सीधा साधा था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए